नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों का भी मैथ में अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया है और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, मानो कि कल ही एग्ज़ाम है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये वीडियो देखिए और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ना, सब 100% लड़ने वाला ही बता रहे हैं और उसी के आधार पर सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी दोस्तों एग्ज़ाम के दिन हम लोग सब संभाल लेंगे। अगर लिंक नहीं मिलेगा, ये नंबर नोट कर लो 92445907 लास्ट में 99। इस नंबर पर हाय हेलो लिख कर SMS करना व्हाट्सएप पर, मैं आपको लिंक दे दूंगा और ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। बाकी सब तो हम लोग देख ही लेंगे। दोस्तों आप लोगों को मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, पहले आप लोग समझना, क्योंकि उसी आधार पर सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं ही आंसर की आपको मिलवाऊंगा एग्जाम के देने के बाद। तो पहला क्वेश्चन है 1/√2 है। दोस्तों जहाँ भी रूट में कोई संख्या देखेगा, आप फटाक से टिक लगा दीजिएगा अपरिमेय, तो अपरिमेय आपका मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अपरिमेय, C नंबर वाला। और दूसरा नंबर प्रश्न है 0.122 का ही अंक दिया है, इस पर मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, बस आप लोग लास्ट में डेट डॉट 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 डॉट। दोस्तों डॉट 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 का मतलब हुआ ये अनंत तक जाएगा, इसकी कोई लिमिट सीमा नहीं है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या मिल जाएगा। ये क्या होगा? अपरिमेय मिल जाएगा, क्योंकि ये बार बार आता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा डॉट डॉट डॉट, इसका भी मतलब होता है कि ये भी बार बार आता रहेगा, इसकी कोई लिमिट सीमा नहीं है, तो ये भी अपरिमेय ही बनेगा। तो ये भी आपका आंसर मिलेगा, अपरिमेय मिल जाएगा। इसे याद रखना, क्योंकि चैप्टर 1 से 12-13 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप लोग याद कर लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया ना कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय संख्या आपको पहचानना है, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको रूट में अंक दिए गए हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगा। तो देखो निकालो कौन कौन रूट से बाहर निकल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, क्या दोस्तों ऊपर में 49 का वर्गमूल निकल जाएगा 7 49 का वर्गमूल होता है ना, बिल्कुल होता है। बाटा में 64 किसका वर्गमूल होता है? 8 का ना, तो ये रूट 64 बाहर निकल जाएगा 8 बार में, तो 7/8 रूट से बाहर निकल गया, मतलब कि ये हमारा परिमेय बन जाएगा। जो रूट में रहेगा और उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, वो अपरिमेय होगा, और जो बाहर निकल जाएगा रूट में नहीं रहेगा वो हमारा परिमेय मिलेगा। बाकी देखिए, अगर आप इधर 81 को 9 से निकाल देते हैं, क्योंकि 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो 91 नहीं निकलेगा, वो रूट में 91 मिल जाएगा, तो ये तो आपका अपरिमेय बना। ठीक वैसे ही दोस्तों ये भी होगा, और ठीक वैसे ये भी हो जाएगा, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर A। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कौन अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये 81 तो 9 बार में बाहर निकल जाएगा, ये 64 8 बार में, और 36 6 बार में, ये 49 दोस्तों 7 बार में, 9 3 बार में। तो देखो तो A B और D सब बाहर निकल गया रूट से। अब बचा है दोस्तों C बचा रहा अकेले, ये तो कभी बाहर ही नहीं निकलेगा रूट से, क्योंकि 25 नहीं है, 25 रहता तो 5 निकल जाता, लेकिन 2.5 है, तो वो तो नहीं निकलेगा। आप टिक लगा दो C पर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों अभी हम आपको बता देते हैं, चाहे लेन देते हैं, क्वेश्चन नहीं आएगा तो मेरा नाम बदल देना। दोस्तों आप लोग सबसे पहले 3 गो टर्म याद करो, पहला, दूसरा और तीसरा टर्म। पहला टर्म ये होगा कि अगर रूट में x आएगा, चर मान x हो या फिर y हो रूट में, तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर x का पावर माइनस में आ जाता है, कुछ भी -1 -2 कुछ भी आ जाता है, वो भी हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर x जो बाटा में चला जाता है ना, तभी वो बहुपद नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर C को, रूट में x है, अगर रूट में x है तो इसके खिलाफ है ना, मतलब कि ये हमारा बहुपद नहीं होगा, तो आंसर आपका C नंबर मिल गया। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा कमा बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा, ये कमा नहीं है, इंटू है। तो दोस्तों आपको पता है ना कि अल्फा इंटू बीटा, आप सभी को पता है ना कि अल्फा इंटू बीटा का मान होता है दोस्तों C/A होता है ना। तो दोस्तों C का मान E वाला हो जाएगा 5, तो 5 लिख देंगे, और A इधर 1 छुपा हुआ है दोस्तों, तो वही 1 होगा। अब 5/1 मतलब कि 5, तो 5 तो आंसर आपका A नंबर मिलेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। दोस्तों मूलों का योग, दोस्तों मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में B/A होता है, और बराबर में माइनस। अब B का मान देखेंगे क्या दिया है दोस्तों, B का मान यहाँ से -4 है, तो -4 बटा में A का मान क्या है, तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस प्लस में आपका 4 हो जाएगा, और बटा में 4/1 यानी कि केवल 4, तो केवल 4 आपका आंसर मिल जाएगा
यहाँ पर बी नंबर वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 4x² माइनस में 4x+1 के मूलों का गुणनफल। तो दोस्तों मूलों का गुणनफल पता है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपके पास होता है c/a। तो दोस्तों c का मान इधर से निकालिएगा तो 1 मिल जाएगा, a का मान दोस्तों इधर से निकालिएगा तो 4 मिल जाएगा, और 1/4 देख लो c नंबर में है ना c नंबर, तो यही हमारा तो बिल्कुल आंसर होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हो, अगला क्वेश्चन है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। घात 1 का मतलब समझते हो, जैसे हमने लिखा x+2 लिखा, तो इसमें आपका घात 1 है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखो इसके मूड़िया पर 1 छुपा हुआ होता है, x के ऊपर ना हमेशा 1 छुपा हुआ रहता है। और अगर 1 दिख गया ना, या फिर 1 नहीं भी दिखे तो समझ जाना उसका पावर 1 है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। बाकी दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे कि 2x-3 ले सकते हो, तो यहाँ पर भी तो x का पावर में ऊपर 1 है, और 1 दोस्तों दिखाया नहीं जाता है, उसको समझ लिया जाता है कि उसका पावर 1 है। और 11 नंबर क्वेश्चन है, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय होता है। जिसका अद्वितीय हल होता है ना, वो अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल संभव होता है, और वो दोस्तों अविरोधी होता है। क्या होता है, तो वह अविरोधी होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन आपका है, यदि देखो यहाँ पर आपको एक और बात बता देते हैं। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है ना, अद्वितीय हल का मतलब होता है a1/a2 ये बराबर दोस्तों नहीं होता है b1/b2 के, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है तो वह समीकरण निकाय कहलाता है, तो विरोधी कहलाता है। अगर उसका कोई भी हल नहीं होगा तो विरोधी कहलाएगा। मानते हैं दोस्तों आपका एक प्यारा सा दोस्त है, और वो आपको ना बीच में ना आपको छोड़ देता है, तो आपको बहुत मतलब कि अंदर से मतलब कठिनाई होगी, बहुत बुझाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे प्यार में हम लोग धोखा खाते हैं ना, उससे ज़बरदस्त दोस्तों दोस्ती में दरार आती है ना, तो बहुत मतलब तकलीफ़ें हम लोगों को होती है। ठीक वैसे ही दोस्तों दो दोस्त आपस में साथ रहते हैं, जब वो बिछड़ेंगे तो वो विरोधी कहलाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा दोस्ती का, तो आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय होगा। देखो जी अनगिनत हल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनगिनत हल का मतलब होता है कि उसका ज़्यादा हल होगा, तो वो तो विरोधी नहीं होंगे, एक दूसरे के नहीं होंगे ना, यानी कि दोस्तों आश्रित होगा। क्या होगा दोस्तों, आश्रित हो जाएगा, ठीक है ना, आश्रित आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, आश्रित हो जाएगा। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल के लिए अभी मैंने बताया था ना, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, अभी मैंने 1-2 क्वेश्चन पीछे पहले बताया था, तो आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अनगिनत हल के लिए पता है क्या होता है, तीनों बराबर होता है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो 100% सही आंसर सी नंबर मिल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया ना, कौन द्विघात समीकरण है। दोस्तों द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि घात तो 2 होना चाहिए, यानी कि x का पावर तो 2 होना चाहिए, और साथ में जो मैंने आपको नियम बताया था कि रूट में x नहीं होना चाहिए, बाटा में x नहीं होना चाहिए, उसका पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो माइनस में, तो देखो यहाँ पर पावर माइनस में आ गया, ये हमारा द्विघात समीकरण भी नहीं होगा, द्विघात बहुपद भी नहीं होगा। और यहाँ पर भी देख लीजिए बाटा में आ गया, तो ये नहीं आपका समीकरण होगा, नहीं बहुपद होगा। और यहाँ पर दोस्तों पावर 3 है, तो पावर 3 वाला तो होता नहीं होगा, क्योंकि पावर 3 है तो वो त्रिघात समीकरण कहलाएगा। अब यहाँ पर भी दोस्तों बाटा में x है, लेकिन क्या है ना दोस्तों कि जब आप x में गुणा करेंगे तो x² और ऊपर में प्लस में 1 और बराबर ये x 2x में गुणा हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा आपका बाटा। तो x² + 1 बराबर में 2x, तो आपका पावर 2 मिला, तो आपका मिल जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए वाला। अब कहेंगे सर जी डी नंबर वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी नंबर में x और 3x² में गुणा करेंगे ना, तो आपका 3x³ मिल जाएगा, तो पावर क्यू आ गया, तो वो नहीं होगा, द्विघात त्रिघात हो जाएगा, इसलिए मैंने वो काट दिया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है ना, अगला क्वेश्चन कि x + 2 का दी होल क्यूब बराबर में x² माइनस में 1 × 2x किस प्रकार का समीकरण है। दोस्तों ये त्रिघातीय समीकरण होगा, इसे आप लोगों को याद रखना है। त्रिघातीय कैसे होगा, क्योंकि दोस्तों a + b का इधर होल क्यूब है और इधर x² - 1 है, होल क्यूब से ही पता चल जाता है ये त्रिघातीय होगा, इसका पावर 3 आएगा।
अब मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल इतना हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये जो आपको दिख रहा है ना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका फार्मूला होता है -b/k। हम याद किए हैं और आप लोग को भी याद करा देते हैं, -a/, नहीं बल्कि -b/c होता है। ये फार्मूला हम याद किए हैं और आप लोग को भी याद करा देते हैं। अब माइनस है तो माइनस, अब b का मान क्या है, तो b का मान इधर क्या है दोस्तों, b का मान इधर एक छुपा हुआ है ना, एक छुपा हुआ है ना, इधर देख लीजिए एक छुपा हुआ है तो एक हो जाएगा। और c का मान क्या है मित्रों, c का मान इधर -2 है ना, तो -2 हो जाएगा। ऊपर से माइनस नीचे से माइनस कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, और 1/2 तो इधर आपको a नंबर में दिया गया है तो a नंबर हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² - 4x + b = 0 का विवेचक निम्नलिखित में से कौन होगा। तो बाबू विवेचक कैसे निकालते हैं, विवेचक देखो हम बता देते हैं, d बराबर का होता है b² - 4ac, और d को ही हम लोग विवेचक कहते हैं। तो बाबू b का मान क्या है, तो b का मान इधर -4 है ना, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 गुणे a का मान इधर एक छुपा हुआ है तो 1 हो जाएगा, गुणे c का मान इधर से b है ना तो b हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये 4b हो जाएगा। तो देखिए तो दिया है 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4b, ऑप्शन नंबर ए नंबर में तो दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दोस्तों अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना कि द्विघात समीकरण x² माइनस में 5x और प्लस में 6 के एक आभार के गुणनखंड आपको बताना, इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड। तो देखो दोस्तों x² -5 है ना, तो -5 को ना हम 3x और माइनस में 2x कर लेते हैं, क्योंकि माइनस में 3x और माइनस में 2x को जोड़ेंगे तो -5x मिल जाएगा, और इन दोनों में गुणा करेंगे ना तो प्लस में आपका 6 भी मिल जाएगा, तो बराबर में 0। x कॉमन लेंगे दोस्तों तो x - 3 मिलेगा, और इधर भी आपका x - 3 मिलेगा। अब बच्चा दोस्तों बीच में तो -2 रखना पड़ेगा, तभी तो आपका होगा, यानी कि x - 2 दोस्तों मिलेगा, x - 2 और एक मिलेगा आपका x - आपका 3 मिल जाएगा। तो x - 2 x - 3 बराबर में 0 यही मिलेगा। आप देख लेना, आप खोज लो इसमें x - 2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है, खोजने की क्या बात है, x - 2 और x - 3 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है, खोजने की क्या बात है। अगला क्वेश्चन है, यदि AP का प्रथम पद a तथा पदांतर d हो तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। दोस्तों nवां पद पता है क्या होता है, n बराबर, यानी कि nवां पद यही ना होता है, nवां पद यही होता है nवां पद, और nवां पद दोस्तों n बराबर पता है क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। तो आप लोग यही याद रखना, a + n - 1 × d, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग वीडियो को लाइक कर दियो ना, नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर दो ना, सब लोग कर दो ना लाइक, प्लीज़ कर दो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, AP 2 7 12 का 10वां पद। देखो 10वां पद का मतलब होता है a + 9d, a को कम, बस यही निकालना है। तो देखो a का मान इधर से निकालिएगा 2 मिल जाएगा, तो एक जगह पर 2 रख देंगे, प्लस 9 गुणे d का मान आप कैसे निकालते हैं, 7 में से 2 घटाइएगा 5 मिल जाएगा, तो 5 हो गया। तो 2 + 9 = 45 और जोड़िएगा तो ये 47 मिल गया, मतलब 47 C नंबर में दिया है, ठीक है। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपसे 30वां पद पूछा गया, तो 30वां पद का मतलब होता है a + 29d होता है, 29d होता है। तो a का मान इधर से 10 मिल जाएगा, तो 10 और प्लस में 29 गुणे d का मान क्या होगा, 7 में से 10 घटाइएगा तो -3 मिल जाएगा, तो -3 हो गया। तो 10 माइनस ये गुणा होगा तो माइनस में 87 मिल जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस में ये 87 मिल जाएगा। कैसे 87 मिलेगा, क्योंकि 29 में 3 से गुणा होगा ना, -3 है ना, तो 87 जब घटाइएगा ना तो -77 मिलेगा, और -77 तो इधर दिया है C नंबर में, +77 भी दिया है लेकिन +77 नहीं होगा, हमारा -77 होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया ना 11वां पद। दोस्तों 11वां पद का मतलब होता है a + 10d होता है, ठीक है ना। तो a का तो मान -3 है, चलो हमने -3 रख दिया, प्लस 10 गुणे d का मान। दोस्तों d का मान देखो कैसे निकालना, 1/2 में से माइनस, फिर आपको -3 घटाना है, तब जाकर आपका माइनस में 1/2 प्लस में 3 होगा, और इसका बट्टा का जोड़ बनेगा तो 5/2 मिलेगा। तो 5/2 रखिए, 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में, तो -3, और ये 50 25 में से 3 घटेगा तो आपका 22 आंसर मिलेगा, प्लस में 22 आंसर मिलेगा, प्लस में आपका B नंबर वाला। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर कि यदि 25 नंबर कि किसी AP का nवां पद 5n - 3 है तो दूसरा पद क्या होगा। दूसरा पद दोस्तों, दूसरा पद निकालने से पहले ना आप एक काम करिए, पहले ना
ये ए टी एन बराबर दिया है, टी एन नहीं तो ए एन, ये समझ लो ए एन बराबर आपको दिया गया 5n-3, ठीक है, 5n-3। तो जब दोस्तों आप एक एन के जगह पर एक रखिएगा तो एक रख कर निकालिए तो 5 × 1 - 3 यानी कि आपका मिल जाएगा 2। जब दोस्तों 2 रखिएगा ना तो क्या मिलेगा, 10 में से 5 × 10, 10 में से 3 गया 7 मिलेगा, यानी कि 7 मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ओके, अब देखिए जब आप A3 निकालिएगा ना तो 5×3 = 15 हो जाएगा, 15 में से 3 गया तो आपका मिल जाएगा दोस्तों, क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, यानी कि 12 मिलेगा। तो एक AP मिल गया, 2, 7 और 12, ये आपका एगो AP मिल गया। तो यहाँ से आप A का मान निकालिएगा तो 2 मिल जाएगा, D का मान निकालिएगा तो 7 में से 2 घटेगा 5 मिल जाएगा। और कह रहा है दोस्तों किसका मान निकालेंगे, दूसरा पद क्या होता है दोस्तों, A + D होता है। तो A का मान 2 और D का मान 5, तो 5 × 2 = 7 और 7 आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो आप 7 पर टिक लगा दीजिए, कॉपी पर निकाल कर देख लीजिए ना आप लोग एक बार, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABCD में D समांतर BC यदि AD बराबर 2 सेंटीमीटर, DB बराबर 6 सेंटीमीटर, AE बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AE का माप क्या होगा। दोस्तों एक हमारे पास त्रिभुज है, देखो यहाँ पर बना देते हैं। ये दोस्तों हमारे पास एक त्रिभुज है, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया और यहाँ से दोस्तों D समांतर BC है। तो कह रहा है ना AD का मान ये 2 है और DB का मान दोस्तों ये क्या है, 6 है और AE का मान कितना है दोस्तों, 3 है। तो पूरा AC का मान पूछा है कितना होगा, AC का मान पूछा है कितना होगा, तो पता है AC का मान कैसे निकालेंगे। तो चलो हमने इसका क्या मान लिया, X मान लिया, तो X मान लेते हैं। तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं, इसका निकल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, इधर का AD और बाटा में क्या होगा, इधर का DB, तो 6 बराबर में इधर का ऊपर का AE और बाटा में EC और EC का मान X है। तो देखिए ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, तो यानी कि तिरछी गुणा होगा तो X बराबर आपका 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पर X का मान हमारा 9 मिल गया, तो 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12 मिल जाएगा, जो AC का काम करेगा। तो AC का मान आपका 12 सेंटीमीटर D वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम दोस्तों वैसा ही है। दोस्तों आपको पता है ना कि ये जो आपका त्रिभुज होता है ना ABC और ये आपका D होता है और ये होता है, याद रखना दोस्तों, जिसमें D समांतर BC होता है ना उसमें AD/DB बराबर में दोस्तों AE/EC होता है, ये दोनों बराबर होता है। तो ऑलरेडी दोस्तों AD/DB का मान 2/3 दे दिया है और कह रहा है कि AE/EC का मान निकालना है, तो यही हो जाएगा ना, यही आपका मान एकदम हूबहू 2/3 हो जाएगा, मतलब कि 2/3 यानी कि हमारा आंसर मिल जाएगा 2/3। ये C नंबर वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको वैसा ही बनाना है, कॉपी में बनाइएगा तो ज़रूर बनेगा, बस वैसा ही करना है। AD/DB, तो AD का मान दोस्तों क्या है, आपका X है और DB का मान क्या है, तो X माइनस आपका 2 है, बराबर AE का मान X + 2 है और EC का मान आपका X - 1 है और आपको X का मान निकालना। तिरछी गुणा करिए तो x² माइनस में x और बराबर में दोस्तों x² - 4, तो x² कट जाएगा, -x बराबर -4, माइनस कट जाएगा तो x बराबर 4 मिलेगा। देख लो मेरे पास कॉपी नहीं है तब मैं हल करके आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग तो कर सकते हो ना। यहाँ पर 4 मिला है, देख लीजिए 4 ऑप्शन नंबर C में है, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी होता चला जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इजी होगा क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर क्या दीजिएगा, दो समृद्ध त्रिभुज की भुजा, दोस्तों भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल पूछा है। और आपको पता है ना क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, तो क्षेत्रफल हमेशा मेरे प्यारे मित्रों स्क्वायर के रूप में रहता है। तो इसी को स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे और 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो सॉरी 4 का स्क्वायर करेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर करते हैं ना, तो 4 का स्क्वायर 16 अनुपात 9 का स्क्वायर 81, तो 16 और 81 दिया है। अरे यार D नंबर में 16 91 दिया है, 91 नहीं 81 होगा, गलती से वहाँ पर लिखा गया, गलत है। आप D नंबर टिक लगाना 81 सुधार कर, ठीक है ना, और याद रखना 16 और 81 मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, त्रिभुज ABCD में त्रिभुज ABCD और त्रिभुज त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE में BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC पर मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज DE और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों पता है क्या मिलेगा, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था और आज भी मैं बता दे रहा हूँ, 4:1 मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा, 4:1 मिलेगा, उस दिन में बताया था। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका मिल जाएगा ना कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। दोस्तों मध्य बिंदु निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है,
इन दोनों बिंदु का पहला पहला जोड़कर 2 से भाग दो, यानी कि -10 और 6 को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। अब फिर इन दोनों का दूसरा जोड़ेंगे, यानी कि 6 और -10 जोड़ेंगे ना तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस रखा और बाटा में 2। तो दोस्तों ये मिल जाएगा आपका -4/2 और ये भी तो मिल जाएगा -4/2। ये कट जाएगा 2 बार में, ये भी कट जाएगा 2 बार में, तो ये -2 बचा, ये भी -2 बचा और डी नंबर हमारा आंसर हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। देखो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए बहुत आसान ट्रिक है। दूसरा में से पहला घटाइए या फिर पहला में से दूसरा घटाइए। जैसे दोस्तों -1 में से -5 घटाएंगे ना +4 मिलेगा, +4 का स्क्वायर 16। फिर 3 में से 7 घटाएंगे -4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32 रूट में, और रूट 32 को बाहर निकालोगे 4√2 मिलेगा। और 33 नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है, -5 में से +1 घटाओगे ना तो -4 मिलेगा, -4 का स्क्वायर 16। फिर 7 में से 3 घटाओगे ना तो 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16, रूट में 32 का वर्गमूल 4√2। इसी क्वेश्चन को 32 और 33 दोनों एक जैसा है, लेकिन ये पहले रखा है और ये बाद में रखा है नीचे, देख लीजिए दोनों क्वेश्चन सेम है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से। दोस्तों मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना, x² प्लस में y²। तो दोस्तों x का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y का मान -5 है, -5 का स्क्वायर 25, तो 25 हो गया। ठीक है, माइनस में नहीं होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि देखो ये जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 25 और 16 को जोड़ेंगे तो रूट में 41 मिलेगा। देखो रूट में 41 इधर दिया, माइनस में भी दिया, तो बहुत लड़के सोचेंगे माइनस है तो माइनस टिक लगा देते हैं। अगला सब माइनस का स्क्वायर ना प्लस होता है ना। अब अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन है बिंदु 2,3 4,1 के बीच की दूरी। तो 4 में से 2 घटेगा 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 घटेगा -2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ोगे 8 मिलेगा, 8 का वर्गमूल तोड़ोगे ना तो 2 रूट मिलेगा। 8 का वर्गमूल नहीं तोड़ सकते, 8 है ना, तो इसका फैक्टर तोड़िएगा तो 2 गुणे 2, यानी कि ये हमारा क्या मिल गया, 2 गुणे 2, यानी कि एक 2 बाहर निकल जाएगा और रूट में 2, तो 2√2 आपका आंसर मिल जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए नंबर। अगला आपका क्वेश्चन है कि tan a बराबर 8/15, तो sin a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता है ना कि sin a बराबर p/h होता है, p/h होता है। तो दोस्तों p का मान क्या है, p का मान 8 है ऊपर, और h का मान पता नहीं है, निकालना है। तो दोस्तों निकालने से पहले एक बार हम ऑप्शन को देख लेते हैं कि बिना निकाले काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। दोस्तों आपको देखना है ऑप्शन A, B, C, D में कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पर ऊपर में पहले 8 हो, तो मात्र एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पर ऊपर में 8 है, बाकी सब में ऊपर में 8 नहीं है, मतलब कि वही आंसर होगा। क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा बराबर भी पहले p होता है ऊपर में, फिर नीचे में बाटा में b होता है, और आपको ये भी पता है कि साइन बराबर भी आपको पहले ऊपर में p होता है, तो ऊपर में दोनों p सेम होना चाहिए ना, तो सेम है, आपका 8 मिल जाएगा, बिना निकाले आंसर मिल गया। और 37 नंबर क्वेश्चन है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। और tan π/2, दोस्तों tan π/2 का मतलब होता है tan 90, और tan 90 का मान दोस्तों होता है इनफाइनाइट। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पाई का मान आपको 180 डिग्री रखना है, 180 रखिएगा तो 2 से कट जाएगा तो 90 मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी दोस्तों पाई का मान 180 रखिएगा ना तो कट जाएगा 180 4 से 45 बार में, तो आपका दोस्तों मिल जाएगा वहाँ पर साइन 45 और माइनस में कॉस 45। और आपको पता है ना कि साइन 45 और कॉस 45, साइन 45 का 1/√2 मान होता है और कॉस 45 का भी 1/√2 मान होता है, दोनों एगो माइनस एगो प्लस में तो कट जाता है ना, तो 0 मिल जाता है। और अगला आपका क्वेश्चन है 40 नंबर कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है, तो tan स्क्वायर a मिल जाता है फार्मूला से, याद है ना फार्मूला ये वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, पता है कि नहीं पता है। अब दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, 180 नहीं 90 डिग्री का होता है, याद रखना अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज अब समचतुर्भुज में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि मानते हैं दोस्तों एक हमारे पास समानांतर चतुर्भुज है ABCD। अब दोस्तों ये वृत्त में टच करेगा एक दूसरे को हर तरफ, इधर भी टच करेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो अब क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा।
और अगला आपका क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर पता है ना, बहुत लड़के क्या कहते हैं ना, इसका आंसर 2 होगा, बहुत लड़के कहते हैं ए होगा, लेकिन गलती कर देते हो ना, इसका आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि बाह्यतः स्पर्श का मतलब होगा बाहर से स्पर्श करे, और वो भी दोनों बिंदु को टच करके। तो ये बताओ, हमारे पास 2 गो वृत्त है, ये हमारे पास 2 गो वृत्त है, ठीक है ना, 2 गो वृत्त है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमारे पास 2 गो वृत्त है। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि 2 गो वृत्त होना चाहिए और दोनों वृत्त को टच करके बाहर से स्पर्श करे। तो देखिए अगर मैं इसमें से बीच में से एक स्पर्श रेखा खींचूँ, बीच में से देखिए, बीच में से स्पर्श रेखा खींचता हूँ तो दोनों बिंदु पर टच हुआ है, दोनों वृत्त पर टच हुआ है ना, जो बाहर से बिल्कुल अंदर से थोड़ी ना, वृत्त के अंदर से थोड़ी ना मैंने खींचा, वृत्त के दोनों को बाहर से खींचा, तो बीच में से खींचा, तो एक वो आपका ये मिल गया स्पर्श रेखा। अब क्या करते हैं, ऊपर से भी टच करा देते हैं, इधर से भी टच करा देते हैं, ठीक है ना, देखिए टच करा देते हैं, यानी कि ऊपर से भी दोस्तों हम क्या किए, टच करा दिए। तो ऊपर से यानी कि बाहर से हो गया और दोनों पर टच हो गया, तो एगो ये हो गया, और फिर एगो इधर नीचे से करा देंगे टच, इधर से टच करा देंगे, तो एगो ये मिल जाएगा, यानी कि एगो ऊपर का, एगो नीचे का, एगो बीच का, आपको 3 को मिलेगा। आंसर ये मिलेगा आपका 80 नंबर वाला, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।